वेलकम टू साई शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला के द्वारा 2022 में कंडक्ट करवाया गया एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और आज मैं 50 क्वेश्चन करवाऊंगा, 50 कल करवाऊंगा। और यदि अभी तक आपने ये ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए और इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये स्पेशली एमएससी जूलॉजी के लिए ग्रुप है और एमएससी बॉटनी के लिए भी है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। दोनों के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, ठीक है। और रही बात, अभी तक यदि आपने पीडीएफ परचेज नहीं किया तो आप पीडीएफ परचेज कर लीजिए, जिसमें मात्र 299 रुपीज़ में आपको 4000 एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल 20 चैप्टर होंगे और हर एक चैप्टर्स में 200 एमसीक्यू क्वेश्चन हैं। साथ में इस पैकेज में आपको अरिहंत बुक का पीडीएफ मिलेगा, साथ में 200 एमसीक्यू पर चैप्टर मिलेंगे, 2 एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मिलेंगे और फुल गाइडेंस मिलेगी टिल एडमिशन तक। इस पीडीएफ को परचेज करने के लिए आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, नंबर मैंने यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। और ये ऑफर रहेगा आपका 20 अप्रैल तक। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ये क्वेश्चन पेपर 2022 का है, यानी 2022 में मैंने भी एंट्रेंस दिया था एमएससी का, तो मेरे टाइम का क्वेश्चन पेपर है ये। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्ट, इनमें से कौन सा इंसेक्ट नहीं है। रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने पहले करवाया हुआ है 2019 में। क्वेश्चन में थोड़ा अल्ट्रेशन होती है, बाकी वही क्वेश्चन आता है, थोड़े से अल्ट्रेशन। नोट लिख दिया जाता है, कभी कभी नोट नहीं लिखा जाता है, कभी फिश के बारे में पूछा जाता है तो कभी इंसेक्ट के बारे में पूछा जाता है, बट क्वेश्चन यही आता है। तो बताना मुझे इनमें से कौन सा इंसेक्ट नहीं है। सिल्वर फिश, ग्रासहोपर, हाउस फ्लाई, स्पाइडर। तो इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर डी, स्पाइडर। क्यों? क्योंकि स्पाइडर आपका फाइलम आर्थ्रोपोडा से तो बिलोंग करता है, बट क्लास इंसेक्टा से बिलोंग नहीं करता है। रही बात सिल्वर फिश की, तो सिल्वर फिश नाम सिल्वर फिश है, बट ये फिश नहीं है, ये एक टाइप का इंसेक्ट है जो कि गोबर में होता है। आपने देखा होगा, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, विच आर द मेन कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ कल्चर फॉर एनिमल सेल ग्रोथ। एनिमल सेल ग्रोथ के लिए मेन कॉन्स्टिट्यूंट्स आपने बताना है कौन है। ग्लूकोज एंड ग्लूटामिन, ग्रोथ फैक्टर्स, साइटोकाइंस या ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोसेस बाय विच certain changes occur on the surface of mammalian sperms while passing through the female reproductive tract is termed as। इधर बोला गया है कि वो कौन सी प्रोसेस है जब स्पर्म्स पास करते हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर। तो काफ़ी इजी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, कैपेसिटेशन। और कैपेसिटेशन क्या होता है आप सभी को पता होगा। स्पर्म इज नॉट कैपेबल टू फर्टिलाइज द एग in outer environment, but in the female reproductive tract various type of the reactions and cycles run to activate the sperms. So the first reaction is capacitation, where the removal of cholesterol from the sperm head, sperm के head में से कोलेस्ट्रॉल को रिमूव कर दिया जाता है। और जब कोलेस्ट्रॉल रिमूव हो जाएगा तो स्पर्म्स के अंदर एक्रोसोम रिएक्शन करने की ताकत, साथ में मोर्टेलिटी इंक्रीज हो जाती है, उसी को हम कैपेसिटेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ ब्लड कैंसर, इनमें से कौन सा टाइप का ब्लड कैंसर है। लिम्फोमा, ल्यूकीमिया, सार्कोमास, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ल्यूकीमिया। क्योंकि लिम्फोमा आपका लिम्फ नोड का कैंसर है, ल्यूकीमिया आपका वाइट ब्लड सेल्स का कैंसर है, सार्कोमा आपका होता है मसल्स वगैरह का, ठीक है, ये बोन्स का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट स्टेट्स दैट। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होता है। तो इसके बेस पर कुछ स्टेटमेंट लिखी आपको बतानी है कौन सी राइट स्टेटमेंट है। डायरेक्ट इससे लिंक तो नहीं है, बट बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन को भाड़ में जाओ, क्वेश्चन इससे कोई रिलेटेड नहीं है, आपको स्टेटमेंट बतानी है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। द एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी और ऑफ हार्बीवोर्स इज बेटर देन कार्निवोर्स बिकॉज, आप सभी को पता होगा प्लांट्स के अंदर ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंसी होती है। मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप सभी को पता होगा 10% लॉ। हार्बीवोर्स होते हैं वो डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं प्रोड्यूसर को, और जब डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं तो उनके अंदर ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंसी होगी एज कम्पेयर टू कार्निवोर्स, क्योंकि कार्निवोर्स तो बहुत आगे जाके है।
कार्निवोर देखो ऐसे ऐसे समझो आप कि आपका जो प्लांट है उसमें 100% कोई एनर्जी थी, 90% लॉस होगी, ओनली 10% ही आपके पास किसके किसके पास गई है, आपके अपने प्रोड्यूसर क्या बोलते हैं हार्बीवोरस के पास गई है। अब हार्बीवोरस से भी आगे 90% लॉस होगी और 10% ही कार्निवोरस में गई है। अब मुझे बताओ कार्निवोरस के पास ज़्यादा एनर्जी आई या हार्बीवोरस की ज़्यादा आई? हार्बीवोरस के पास ज़्यादा आई, इसलिए बना कहा है कि एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी ज़्यादा होगी हार्बीवोरस की एज कम्पेयर टू कार्निवोरस। क्वेश्चन नंबर 6, identify the vessel below that is not a part of circulatory system। देखो आर्टरी, ब्रोंक्यूल्स, कैपिलरी, वेन कितना इजी है। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, देखो आर्टरी होगी, यस होगी, कैपिलरी होगी, होगी, वेन्स होगी, होंगी, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है ना, और कितना इजी क्वेश्चन है यार ये, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज परमेबिलिटी बैरियर। इनमें से कौन सा एक्ट कर रहा है परमेबिलिटी बैरियर की तरह, बैरियर की तरह? काफी इजी है, टाइट जंक्शन है। वो टाइट जंक्शन इतने ज़्यादा क्लोजेस्ट होते हैं, इनमें से दो प्रोटीन साथ में काम करते हैं, एक का नाम है क्लाउडिन्स और एक का नाम है ओपेडेंस, ठीक है। तो क्लाउडिन्स प्रोटीन के नाम याद रखना, क्लाउडिन्स। और क्लाउडिन्स प्रोटीन क्या करती है, दो सेल को इतना ज़्यादा टाइटली ज्वाइंट कर देते हैं, आपस में टाइटली बाउंड कर देती है कि एक आयंस तक भी क्रॉस नहीं कर सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इन मोलस्क स्पर्मेटोफोर्स आर स्टोर्ड इन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज। देखो मोलस्क के अंदर स्पर्मेटोफोर आर स्टोर्ड होते हैं कुछ स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर्स को, तो उन स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, निधाम सैक। क्वेश्चन नंबर 9, नेम द ऑर्गन विच हैव ए डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर बट हैव ए सिमिलर अपीयरेंस एंड परफॉर्म द सिमिलर फंक्शंस। ओके, तो कहाँ चला था हम? हाँ, देखो एनालोगस और होमोलोगस। देखो आपसे को पता होना चाहिए कि एनालोगस वो ऑर्गन होते हैं जिनका कोई भी कॉमन एंसेस्ट्री तो नहीं है, यानी वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से आए हुए हैं। बट यू मीन बाय कन्वर्जेंट इवोल्यूशन? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब होता है कि उनका कोई बेसिक या कोई कॉमन ओरिजिन तो नहीं है, बट इन्वायरमेंट सेम होने की वजह से उनका जो फंक्शन या उनकी अपीयरेंस जो है वो सेम लग रही है, ठीक है। जैसे हम मान सकते हैं भेल और फिशेस को, तो भेल्स के जो फिन होते हैं, ओके, और जो भेल के जो फ्लिपर्स होते हैं, हाँ, और फिशेस के जो फिन्स होते हैं, हाँ, उनका जो ओरिजिन है वो बिल्कुल डिफरेंट है, बट उनका जो फंक्शन है, उनका जो अपीयरेंस है वो सेम है, क्योंकि उन्होंने सेम ही इन्वायरमेंट में रहना है, पानी में रहना है, दोनों को पानी में तैरना है। उनको बोलते हैं एनालोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन कम्स होते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन से, यानी उनका एक कॉमन नेसेसिटी होती है, उनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है, हाँ, बट उनके अपीयरेंस, उनका काम करने का तरीका अलग होता है। फॉर एग्जांपल के लिए ह्यूमन के फोर लिम्ब और बैट का फोर लिम्ब, देखो बैट भी मैमल है, ह्यूमन भी मैमल है, दोनों मैमल्स हैं, बट बैट का जो फोर लिम्ब है वो मॉडिफाई हो चुका है और वो थोड़ा उड़ने में हेल्प कर रहा है, फ्लाइट में हेल्प कर रहा है, बट हमारा हमारा तो आपसे कहता है हैंड में हर जगह काम आ रहा है, बट हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ, बेसिक प्लान सेम है, जैसे ह्यूमनस, फीवर, अल्ना, रेडियस, फ्रेंडलीज वो सेम है। क्वेश्चन नंबर 10, इन वर्ड्स द थर्मो रेगुलेटरी सेंटर इज। वर्ड्स के अंदर थर्मो रेगुलेटरी सेंटर कौन है? जो वर्ड्स में होगा वही हमारे में होगा, हिंट दे देता हूँ, हाइपोथैलेमस। और मैंने कल परसों करवाया आपको कि जब भी हमारा हमें ठंड लगती है तो बीमार बढ़ जाता है वगैरह वगैरह, पढ़ाया था ना मैंने। तो भाई ये कि टेम्परेचर रेगुलेटर सेंटर कहाँ है, थर्मो रेगुलेटर सेंटर कहाँ है, क्वेश्चन थोड़ा सा अल्टर होता है, बाकी वही क्वेश्चन आता है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 11, विच अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस। देखो कितना इजी आया है। Which among the following is based on antigen antibody interactions? तो काफी इजी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एलाइजा। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखो सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है क्या। हिंट दे देता हूँ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस, जहाँ पर भी एनर्जी लगती है, जहाँ पर भी एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जहाँ पर भी एनर्जी नहीं लगती उसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब बताओ राइट आंसर क्या होगा?
तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सोडियम पंप है, क्योंकि जितने भी पंप आपके सोडियम पंप हो, पोटाशियम पंप हो, चाहे आपका हो सोडियम पोटाशियम पंप हो, कैल्शियम पंप हो, चाहे आपका हाइड्रोजन पंप हो, जितने भी पंप हैं सारे आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी का यूज़ करते हैं। कुछ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, कुछ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, बट एनर्जी का यूज़ जरूर करते हैं। रही बात ओस्मोसिस की, तो ओस्मोसिस ओके, तो हाँ, तो ओस्मोसिस, ओस्मोसिस इज आल्सो ए टाइप ऑफ डिफ्यूजन। असल में ओस्मोसिस एक टाइप का डिफ्यूजन ही है, बस ये डिफरेंस है कि ओस्मोसिस में मूवमेंट होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हाई कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, बट वाटर की मूवमेंट हो रही है। बट डिफ्यूजन में मूवमेंट होती है सोल्यूट्स की, कहाँ से, हाई कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन से। ओस्मोसिस को हम ऐसा बोल सकते हैं, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लो सोल्यूट पोटेंशियल टू द हाई सोल्यूट पोटेंशियल, ऐसा बोल सकते हैं हम, ठीक है। चलिए आगे, द डिप्लीटेशन इन द ओजोन लेयर इज कॉज्ड बाय, ओजोन लेयर का जो डिप्लीटेशन हो रहा है, खत्म हो रहा है, वो किसके कारण, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथेन्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन 14, द नेचुरल प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और कम्युनिटी इज नोन एज, देखो नेचुरल प्लेस की बात की गई है। देखो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं निश और हैबिटेट से, निश और हैबिटेट से कंफ्यूजिंग क्रिएट हो सकती है, बट जब भी आपकी प्लेस की बात की जाए, स्थान की बात की जाए, तो हैबिटेट इज द राइट आंसर। रही बात निश की, तो ये होता है आपका अकॉर्डिंग टू द हटचिंसन या ओडम, तो ओडम के अकॉर्डिंग बोलता हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू ओडम निश इज अ प्रोफेशन एंड हैबिटेट इज अ होम, या रहने का स्थान। तो हैबिटेट एक जगह है, घर है जहाँ पर कोई आदमी रहता है, और निश एक प्लेस है जहाँ पर कोई काम या वर्क किया जाता है, कोई फंक्शन किया परफॉर्म किया जाता है। बट अकॉर्डिंग टू द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी, अकॉर्डिंग टू द हटचिंसन, उनके अकॉर्डिंग निश इज अ प्लेस, या प्लेस नहीं बोल सकते हम, निश एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर हमें कोई ऑर्गेनिज्म मिलता है, यानी हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक स्पेसिफिक सेट ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, वो वहाँ पर ही मिलेगा। यानी आप यानी किसी खरगोश को ढूंढोगे, तो खरगोश आपको कुछ उसकी एक सेट ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस होंगी, वो वहाँ पर ही मिलेगा, उसको कहते हैं निश। क्वेश्चन 15, ए मल्टी सेगमेंटेड आर्थ्रोपोड विद मैंडिबल्स एंड 2 पेयर ऑफ लेग्स पर सेगमेंट, नेम ऑफ द एनिमल। देखो हर एक सेगमेंट में, देखो सेगमेंट बहुत सारे होते हैं, हर एक सेगमेंट में 2 पेयर ऑफ लेग्स हैं, सोचो वो क्या होगा, मिलीपीड, सेंटीपीड, मेराइन, श्रिम्प, स्पाइडर। देखो मेराइन श्रिम्प का बता दूं, श्रिम्प में लगभग 10 या 8 तक लेग्स होती हैं, पूरी टोटली 8 या 10 लेग। स्पाइडर में तो आपकी आई थिंक 6 होती हैं। इधर पूछा गया है कि 2 पेयर हैं, बट हर एक सेगमेंट में 2-2 हैं, यानी मिलीपीड या सेंटीपीड में राइट आंसर होगा। अब बताओ मुझे, मिलीपीड या सेंटीपीड, तो मिलीपीड भी आपने देखा, सेंटीपीड भी आपने देखा, सेंटीपीड को बत्रीडा बोलते हैं हमारे भाषा में, पहाड़ी भाषा में। बाकी मिलीपीड भी होता है कम, वो भी होता है लंबा लंबा, जैसे वो नहीं काटता है, बट सेंटीपीड काटता है, टॉक्सिक होता है। बताइए, तो राइट आंसर है मिलीपीड। मिलीपीड में हर एक सेगमेंट में 2-2 पेयर के लेग्स होती हैं, 2 पेयर ऑफ लेग्स पर सेगमेंट, यानी 4 लेग्स होती हैं एक सेगमेंट में, बट सेंटीपीड में एक ही पेयर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, पार्ट ऑफ द ईयर कंसर्न्ड विद हीयरिंग इज, देखो इधर बोला है कि पार्ट ऑफ द ईयर कंसर्न्ड विद हीयरिंग, सुनने के लिए, रेजिनल मेम्ब्रेन एंड टेक्टोरल मेम्ब्रेन, एम्पिला, रेजिनल मेम्ब्रेन एंड बेसिलर मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन एंड टेक्टोरल मेम्ब्रेन। तो काफी जी, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, वेसिलर मेम्ब्रेन एंड टेक्टोरल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 17, कार्सिनोमा अराइजेज फ्रॉम, देखो अगेन कैंसर से क्वेश्चन आ गया है। कार्सिनोमा जो मोस्ट अबंडेंट टाइप का कैंसर है, ये कहाँ से अराइज होता है, काफ़ी इजी है। कभी भी क्वेश्चन आ जाए मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ कैंसर कौन सा है, तो वो है कार्सिनोमा, याद रखना। और ये ओरिजिनेट होता है एपिथेलियल सेल से, एपिथेलियल सेल्स, यानी जो भी आपके पास कैंसर हो रहा है वो मोस्टली एपिथेलियल कैंसर ही होता है 90%। ऐसा क्यों, जैसे आपने स्किन कैंसर सुना है, आपने लिवर कैंसर, लंग कैंसर, ब्रेन कैंसर, ब्लड कैंसर, सारे सारे कैंसर आपके एपिथेलियल कैंसर ही हैं, इनको हम कार्सिनोमा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्सिनोमास। क्वेश्चन नंबर 18,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट सेल लाइन, इनमें से कौन सी सबसे पुरानी सेल लाइन है? तो वो है हीला सेल लाइन। और हीला सेल लाइन आप सभी को पता होगा, एक पेशेंट थी हेनरिटा लैक्स, उसकी सर्वाइकल कैंसर हो, उसको सर्विकल कैंसर था। तो उस सर्विकल कैंसर के सेल्स लिए थे हीला हेनरिटा लैक्स से, बिना उसकी परमिशन से। बड़ा बड़ा विवाद हुआ था बाद में। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, और ईयर याद रखना है, तो ईयर भी याद रख सकते हो आप 1951 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच विद इट्स फंक्शन, फंक्शन के साथ मैच करवाना है। राइबोसोम, न्यूक्लियस, लाइसोम। देखो एलिमिनेशन करो, वैसे तो एलिमिनेशन क्या है, सीधा सीधा आंसर है, बट फिर भी एलिमिनेशन कर सकते हो आप। राइबोसोम पावर ऑफ सेल, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर ऑफ सेल। लाइसोसोम, लाइसोसोम साइटोस्केलेटन, नहीं लाइसोसोम्स तो आपका डिग्रेडेशन और ग्रेवयार्ड ऑफ सेल होगा। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन फैक्टर नहीं, प्रोटीन फैक्टर आपके राइबोसोम होगी। तो राइट आंसर इज न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, आर्चिप्टेक्स इज ए कनेक्टिव लिंक बिटवीन। देखो जितने भी कनेक्टिव लिंक है पढ़ लेना सारे, कनेक्टिव लिंक, मिसिंग लिंक मैं भेज दूंगा आपको, आपको एक फोटो भेजूंगा, याद कर लेना सभी जितने भी कनेक्टिव लिंक है, जैसे एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में, मोलस्का और एनिलिडा के बीच में, काइनोडर्मेटा और कोरोडेटा के बीच में, कोरोडेटा और नॉन कोरोडेट्स के बीच में, मैमल्स और रेप्टाइल्स के बीच में। ठीक है, तो आर्चिप्टेक्स इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर प्रेजेंट इन। देखो सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप्स, बट क्वेश्चन पूछा है कहाँ होती है, कितना इजी पूछा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ईयर। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए मेन रिजर्वायर ऑफ बेलेंटिडियम कोलाई इन्फेक्शन इन ह्यूमन बींग्स। कहाँ से फैलता है बेलेंटिडियम कोलाई? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पिग। क्वेश्चन नंबर 23, द क्रॉस लिंकेज ऑफ एंटीजन बाय एंटीबॉडी इज नोन एज। देखो रिपीटेड क्वेश्चन कल भी मैंने आपको करवाया है, कल भी करवाया था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अग्लूटिनेशन। और ये क्वेश्चन 2021 में भी एज इट इज आया था। क्वेश्चन नंबर 24, बीटी कॉटन इज नॉट। बीटी कॉटन क्या नहीं है, क्या नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रेजिस्टेंट टू ऑल पेस्टिसाइड। देखो बीटी कॉटन बैसिलस थ्रोनजेंसिस से ऑब्टेन किया गया है विद द हेल्प ऑफ द एग्रोबैक्टीरियम मेडिटेड ट्रांसफॉर्मेशन या टी प्लाज्मिड बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन, बट ये सभी के लिए रेजिस्टेंस थोड़ी है, ऑल पेस्टिसाइड्स के लिए थोड़ी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, इन मैमल्स विच द फॉलोइंग एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट द डेवलपिंग बेबी फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक। देखो सभी के फंक्शन पता होना चाहिए, योक सैक, एमिनियन, कोरियन, एलेंटोइस। तो यहाँ पर तो राइट आंसर हो जाएगा आपका एमिनियन, जिसको हम एम्नियोटिक फ्लूइड भी बोलते हैं, जो कि शॉक एब्जॉर्बर होता है। जब भी कोई पेशेंट हो गई, प्रेग्नेंट वोमेन है, वो गिर जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए तो बेबी बच जाता है, क्योंकि उसके आगे एक एमिनियन का सैक प्रेजेंट होता है, जिसको होता है एम्नियोटिक फ्लूइड, जो कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। फैट की डिपोजिशन होती है, बहुत मोटी लेयर होती है। यही बात, यही रही बात आपकी योग सैक की, तो योग सैक प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन। रही बात आपकी एलेंटोइस की, तो ये एक्सक्रीशन सिस्टम में हेल्प करता है बेबी और मदर के बीच में। और कोरियन, कोरियन भी आपकी रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। क्वेश्चन 26, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल्स। देखो कितना ईजी आया है, आपसे करेक्ट ऑर्डर पूछ लिया है, और ये तो सभी को पता होगा। पहले आएगा फाइलम, अगर फाइलम से पहले देखना तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। आपको एक ट्रिक बताऊं, ट्रिक क्या बताऊं आपको, एक क्वेश्चन बताऊं आपको, वो भी याद कर लेना है। क्लास के देखो एक होता है सब क्लास, सुपर क्लास, उनको पढ़ लेना वो कहाँ फिट होंगे। और एक होता है आपका क्लेड, कोहरट, उनको भी देख लेना। क्वेश्चन नंबर 27, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज एनेक्टेड बाय, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? देखो पिछली बार आपसे क्वेश्चन आया था 2021 में, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था। इस बार आ गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो ईयर भी याद रखना, एक एक क्वेश्चन ईयर से जरूर आएगा। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, विच द फॉलोइंग इज अ नॉन ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटो इम्यून डिजीज।
देखो नॉन ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटो इम्यून डिजीज, देखो मोस्टली जो हमारे ऑटो इम्यून डिजीज होती है वो ऑर्गन स्पेसिफिक होती है, बट इधर इधर पूछा गया नॉन ऑर्गन स्पेसिफिक है, यानी आप ऐसे सोचो कि ब्लड ब्लड में हो है, वो ब्लड में है वो डिजीज। तो देखो मिस्थिया ग्रेविस है, ये तो आपके ये यहाँ पर थायराइड वाली डिजीज है, ये तो ऑर्गन स्पेसिफिक है। हैशिमोटो थायरोइडिस, सेम, ये भी थायराइड की डिजीज है और ये भी ऑर्गन 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 स्पेसिफिक है। परनीसिस एनीमिया, परनीसिस एनीमिया आप सभी को पता होगा विटामिन B12 में इंट्रिंसिक फैक्टर के लॉस होने के कारण होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर, और ये भी ऑर्गन स्पेसिफिक है, स्टमक में ही होगा। रही बात आपकी सिस्टमेटिक ल्यूपस इरेथ्रोमेटोसिस, ये आपकी ब्लड में होती है, ब्लड में, और ये नॉन ऑर्गन स्पेसिफिक है। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग इंटरफेज, इंटरफेस के दौरान क्या सिंथेसाइज्ड होता है, DNA, RNA, प्रोटीन, ऑल ऑफ द अबव। तो मैंने पहले कहा है इंटरफेज यानी इंटरफेस वो फेज है ना, जैसे देखो ग्रोथ फेज, S फेज, G2 फेज, उसके बाद आएगा आपका M फेज। M फेज से पहले पहले जितने फेज हैं वो सारे इंटरफेज हैं, और इंटरफेज में सब कुछ बनता है, DNA, RNA, प्रोटीन, सब कुछ बनता है, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। एक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है, स्वेट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31, इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टेक्नोलॉजी tumor cells that can be replicated endlessly are fused within mammalian cells that produce an antibody, the result of this cell fusion। तो ये तो काफ़ी इजी यार, आपने टेक्निक पढ़ी है, कौन सी टेक्निक पढ़ी है, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, तो यही है। क्वेश्चन याद रखना, हु गेव दी हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी।